बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि जंग में दरिया झेलम फिर बिफर गया। 100 से ज्यादा मौजे ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासर इलाकों के मकीन परेशान, माल मवेशी को लेकर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जंग दरिया झेलम फिर बिफर गया। 100 से ज्यादा मौजे ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मुतासर इलाकों के मकीन परेशान हैं, अपने माल मवेशी को लेकर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जंग दरिया झेलम फिर बिफर चुका है, इसी पर बात करेंगे। मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद है। मुबश्शिर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है अभी? जी बिल्कुल, चंद रोज़ पहले भी सैलाबी सूरत हाल मौजूद थी। दरिया चनाब में जो तुगयानी हुई उसके बाद भी जंग के तकरीबन जो है वो 150 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आए थे और अभी दरिया झेलम जो है वो बिफर गया। इसकी मौजें जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता देहातों को जो है वो सराब करती चली जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग में जो दरिया झेलम का मगरबी किनारा है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दीगर जो मुआवज़ात हैं वो इस वक्त पानी की जद में हैं। फसलें जो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, मुकामी अफराद मुश्किलात का शिकार हैं और अपने माल मवेशी को लेकर उस मुकामात पर उन्होंने लाना शुरू कर दिया है। सबड़ का ये मुकाम है जहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो फसलों में दाखिल हो चुका है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि यहाँ पर जो है वसी रकबे पर जो है वो चावल की फसल काश्त की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है कपास को काश्त किया गया है, कमाद को काश्त किया गया है और यहाँ पर जो जानवरों का चारा था वो भी जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि इन डूबने वाले देहातों की तादाद 100 नहीं बल्कि इससे भी जायद है। इसी वाले से जो साबिक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन अंसर अकेरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा, पूरा इलाका आपका पानी में डूब चुका है, कितने मुआवजात ऐसे होंगे और वजह क्या है, पानी कहाँ से आ गया है? पहले पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप 41 वालों भाइयों का, जो इतनी गर्मी और शिद्दत में हमारे परसूने हाल बने हैं। ये कम अज कम 200-300 देहात है। दरिया झेलम के किनारे कोट शाह से शुरू होता है और खानदा कोट तिकर ये जाता है और ये इतना आज 8 दिन हो गए हैं, ये पानी बढ़ रहा है। चनाब में झेलम में पीछे भी पानी, मंगला में भी नहीं है और ये कोई कुशाब का इलाका कहते हैं, वो पानी बढ़ रहा है जो कि आगे से गेट बंद हैं कि पता नहीं क्या है। हमारे अगर ये 2 दिन और ऐसा पानी है जो कि आप सुना है कि 78,000 और आ रहा है, तो मैं हल्फन ये कहता हूं कि ये 2-300 देहात मलिया मेट हो जाएंगे। कोई इधर हुकूमत का बंदा नहीं आया भाई, कोई देखे, कोई माल बेचारों के मर रहे हैं, कोई लाइव स्टॉक वाला नहीं आया, कोई महकमा माल वाला नहीं आया। मैं डीसीओ साहब जंग से ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने इसको आगे गेट न खुलवाया तो ये कोई एक फसल का दाना हम नहीं उठा सकेंगे और बल्कि ये 2-4 मौजों नहीं 200-400 मौजों से भी आप मलिया मेट हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूं पहले या वो गेट उठाएं या पीछे से कोई खुशाब वालों को मिन्नत करे कि इतना पानी हम पर कैसे जुल्म आ रहा है, ना तो मंगले से आ रहा है ना कहीं से। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये सारी आवाम बेचारी तंग है, किसी के मवेशी डूब गए हैं। मैं आपको कमरा भी दिखा सकता हूँ, यहाँ मौजा सबड़ में तकरीबन 8-10 घर गिर चुके हैं, आपने खुद भी देखा है, सामने भी पानी है और साइड में भी पानी है। जो अब कुशाब से आ रहा है, अगर ये आ गया तो ये कोई मौजा नहीं बचेगा। अभी बताएं कितने मुआवजात टोटल होंगे जो यहाँ पर कौन कौन सी आबादी हैं? यहाँ से जी कोट शाह, कोट ठट्टी लंगर, ठट्टी जानू, उसके बाद दौका, चांडिया, सबड़, लगारी, भगत राम, टिब्बा धुपसड़ी, सलमाना और उसके अलावा जनाब सलमाने से आगे कलेरा से आगे तोड़ तिकर, ये दरिया की साइड तोड़ तिकर तकरीबन 400-300 है देहात जो इस टाइम ज़ेर-ए-आब है। और ये पहले भी मुश्किल में, आप थोड़ा सा भी अगर ये पानी आ गया ना तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। अच्छा, बिल्कुल, साबिक चेयरमैन है अंसर अकेरा, उनका ये कहना है कि जो पानी में डूबे हुए देहात हैं उनकी तादाद 200 से भी ज़ायद हो सकती है अगर खुशाब से आने वाले पानी को ना रोका गया। तो उनका ये कहना है कि ये तमाम तर बस्तियां जो है वो पानी में डूब जाएंगी। आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर रहते हैं, किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 8-10 दिन हो गए हैं, पानी आ रहा है, त्रीमो वाले फट्टे नहीं चौक रहे, पानी बढ़ता जा रहा है, माल हमारा इधर चला गया है। कोई रहने को कहता है, कोई कहता है अभी आगे जाए, हमारे पास तो चारा भी नहीं है। खाने के लिए भी बेचारे जट गरीब किसान बहुत पीस रहे हैं। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि इसका कोई बंदोबस्त करें। अच्छा, बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहे हैं काश्तकार, किसान खासे मुश्किलात का शिकार हैं। आप बताएं कि आपकी साल भर की जो फसल है वो इस पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही है, ज़ाया होती दिखाई दे रही है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? ये जो पानी है ना, इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए, त्रिमो हेड के गेट उठाने चाहिए। हम मौजा बाल सुल्तान के रहायशी हैं, ज़ेर-ए-आब फसलें आ गई हैं, कोई डीसी साहब कोई बात नहीं सुन रहा। इस वजह से रिक्वेस्ट है हुकूमत से, मेहरबानी करें, साढ़े साथ ताउन करें।
जी बिल्कुल, ये जो काश्तकार हैं जिन्होंने अपनी साल भर की मेहनत यहाँ पर जो है वो काश्त की हुई है, मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। आप बताइएगा, आप किस इलाके में, आपके इलाके में क्या पोजीशन है? हमारा मौजा टिब्बा धुपसड़ी है इलाका जी। उस फसलें तबाह हो रही हैं, लोग बड़े परेशान ने, माल डंगर ला के बाहर जा रहे हैं, ना कोई लाइफ स्टाक का अफसर या कोई इंतजामी नहीं आ रहा। साढ़े जिला इंतजामिया के कोई बंदा ऐसा नहीं जैसे आके पानी चेक किया हुए, कोई आवाज़ नहीं, कोई गल नहीं। तो इस वास्ते असीं मेहरबानी करने, बहुत नुकसान हो रहा जंग दे जिहदे 200-300 अबाउट शहर हैं, सब जो डूब चुके हैं। इस वास्ते असीं अपील करने डीसी साहब नाल कि फट्टे चुके हैं तो त्रीमू हैड तो पानी निकासी करें, क्योंकि ये पानी कम अज़ कम 10 दिन तो बह रहा है। मंगला डैम तो ही पानी नहीं है, पता नहीं है पानी खुशाब दस्ते पैन काफ़ी हो गया। इस वास्ते असीं रिक्वेस्ट करने डीसी साहब नूं भी ये साडा कोई आके चक्कर भी लाएं, महकमा माल भी आवे तो उस तो बाद 41 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੱਟੇ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇਂ, ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬਚ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। थोड़ी मेहरबानी 42 वाले जस्टिस से बिल्कुल, चांडिया है, इसके साथ साथ चेला कोट है, खान है, साजीवाल है, ठट्टी मेरानी है और दीगर मुकामात ऐसे हैं जो इस वक्त दरियाए झेलम के पानी में डूबे हुए हैं। मुकामी अफराद का ये कहना है कि कोई भी इनकी मदद के पर नहीं आया। लोगों का मुतालबा यह है, मुबशिर जिस तरह बता रहे हैं कि सारी सूरत-ए-हाल के हवाले से इन्हीं गरीब लोगों के टैक्स से तनख्वाह लेने वाले जो ऑफिसर्स हैं, मुतल्लिका इंतजामिया के लोग, वो अभी तक नहीं पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर जंग भी नहीं पहुंचे, ना ही असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचे हैं। जी मुबशिर, दोबारा बताइए, इस हवाले से आवाज़ कट गई थी। अच्छा बिल्कुल, जो डिप्टी कमिश्नर जहांगीर ताहिर वट्टू, उनसे मुतालबा किया गया है इन तमाम तर इलाके में रहने वाले अफराद की जानिब से कि इनके इलाके में पानी डूबा हुआ है। वो डिप्टी कमिश्नर जो खुशाब है उनसे बात करें, उनसे पूछें कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि त्रीमू हेडवर्स के मुकाम पर जो पानी का बहाव है वो 1,11,000 क्यूसिक बताया जा रहा है। और जिस तरह त्रीमू हेडवर्स का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक अभी खुशाब के मुकाम पर वो 80,000 क्यूसिक पानी बह रहा है, जिस पर मुकामी अफराद का कहना है कि अगर 80,000 पानी इन तमाम तर इलाकों में इस तरह ये इक्का दुक्का बस्तियां पानी से बच भी गई हैं तो ये भी पानी में घिर जाएंगी। और इससे इनका ये कहना है कि अगर ना लिया गया तो अगले 24 घंटे इंतहाई खतरनाक है उनके लिए, मुश्किलात में इजाफा हो सकता है क्योंकि ये पूरे इलाके मजीद पानी में डूब सकते हैं। इन तमाम तर इलाकों में रहने वाले अफराद खासी मुश्किलात का शिकार हैं। उनका ये कहना है कि पानी में जिस तरह मुसलसल इजाफा हो रहा है, इनकी मुश्किलात में भी इसी तरह इजाफा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ जो कमिश्नर फैसलाबाद हैं वो सूरत हाल का नोटिस लें, हुकूमत पंजाब इस सूरत हाल का नोटिस लें, फौरी तौर पर इन इलाकों में कैंप लगाए जाएँ। इनके पास अब अपने जानवरों के लिए चारा ख़त्म हो रहा है, इनके अपना राशन ख़त्म हो रहा है, कोई भी इनकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। जिस तरह माजी में देखा गया कि चंद रोज़ पहले भी दरियाए चिनाब में तुगयानी हुई, जिसके बाद 145 के करीब देहात जो है वो ज़ेरे-आब आए थे। वहाँ पर रहने वाले अफराद ने भी जो शिकवा किया था कि इनके इलाकों में पानी जमा है और हुकूमत जो झंग इंतजामिया है कोई उनके साथ ताउन नहीं कर रही है। 41 के तवस्सुत से इन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इस सूरत हाल का सख्ती से नोटिस लिया जाए। अच्छा मुबशिर जरा ये बताइएगा, तकरीबन सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल ये इलाका है जिसको आप रिपोर्ट करें, जहाँ पर ये सैलाबी पानी आ गया है, तो डिप्टी कमिश्नर या मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर वो क्यों नहीं पहुंचे? और खास तौर पर मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर कौन है? कम से कम उनका हाई ऑफिशियल जो है उनको रिपोर्ट करना तो बनता है ताकि ये जो इस हवाले से गेट्स को बंद किया जाए और पानी के बहाव को, उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज किया जाए। देखिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो कंट्रोल रूम कायम किया गया, वहाँ पर जब सुबह रब्ता किया गया तो उन्होंने इस इलाके में जो सैलाबी सूरत इससे मुकम्मल तौर पर ला तलकी का इजहार किया, ला इल्मी का इजहार किया। उनका कहना था कि उनके नोटिस में नहीं है कि जो मंडी शाहजिना के इतलाफ में देहात जो ज़ेरे-आब आए हैं, ताहम उनका ये कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर को इतला कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो डिप्टी कमिश्नर तक इतला पहुँच सकी है और जो मुतलका पटवारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, महकमा माल की जिम्मेदारी होती है कि वो इन तमाम तर इलाकों में कोई भी आफात आती हैं तो इसका फौरी तौर पर मुतलका इंतजामिया को, मुतलका अफसरान को इतला करे ताकि यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है उसका तखमीना लगाया जा सके। यहाँ पर हज़ारों एकड़ रकबे पर फसलें काश्त की गई हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस वक्त जो है वो चावल की फसल को पहुँच रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कपास काश्त की गई है वो पानी में डूब चुकी है, जबकि जानवरों का चारा मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। मकई को वसी एकड़ रकबे पर काश्त किया गया। जिस तरह अभी देखा गया था कि महकमा ज़राअत ने चंद रोज़ पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसके मुताबिक झंग, 18,000 शोरकोट और अहमदपुर सियाल में तकरीबन 14,000 एकड़ रकबे फसलों को नुकसान पहुँचा था, जिस पर मुकामी अफराद का कहना था कि वो नुकसान कुछ भी नहीं है।
हैं, जो इस वक्त यहाँ पर नुकसान हो रहा है इसका झंग इंतजामिया नोटिस नहीं ले रही है। फौरी तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर खुशाब है उनसे रब्ता किया जाए और उनसे इस मामले में पूछा जाए कि ये पानी आखिर क्यों दरियाए झेलम में छोड़ा गया, इससे इन तमाम तर इलाकों में रहने वाले अफराद की फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अच्छा मुबशिर, अगर मुतल्लिका इंतजामिया ने लाताल्लुकी का ऐलान किया, अगर वो नोटिस नहीं लेते पानी, जिस तरह से पहले जो अहले इलाका थे वो कह रहे थे अगर पानी तकरीबन 4 से 5 घंटे भी अगर और आ गया, इतना वक्त और पानी आ गया तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा पहले, क्योंकि खास तौर पर चंद हफ्तों के बाद धान की जो फसल है उसकी कटाई होनी है तो बड़ा नुकसान होगा। जी बिल्कुल बड़ा नुकसान हो सकता है। अंसर अकेला जो है वो साबिक चेयरमैन है यूनियन काउंसिल के, और उन्होंने इसी बारे में आगाह किया कि अगले जो 8 से 10 घंटे इंतहाई उनके लिए खतरनाक है। सर आप बताइएगा कि कितना पानी अगर आ गया तो मजीद इलाका डूब जाएगा? मैं कह रहा हूं कि ये जो 24 घंटे है ना भाईजान, ये जो 80,000 कुशाब से कह रहे हैं कि कुशाब से और आ रहा है, जो आदमी हमें फोन भी आ रहे हैं दोस्तों के, अगर ये आ गया तो तकरीबन 40-50 गांव बिल्कुल नीचे से तबाह हो जाएंगे। अब अभी भी देख सकते हैं कितने ये सबड़ गांव में तकरीबन कितने घर गिर गए हैं, जो गरीब लोग हैं कच्चे मकानों वाले उनके घर गिर गए हैं। ये ठट्टी साथ है, भगत राम जैसा है, लगारी है, माल सुल्तान है, ये जो साथ वाले गांव हैं। तो इसका और दूसरा ये फसलें बिल्कुल, ये जो चावल की फसल है एंड पे है और ये खत्म हो जाएगी। यहाँ जिला जांग वाले एक दाना नहीं उठा सकेंगे, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ। आगे या तो चलो उधर से पानी आ रहा है, इधर से गेट उठा देना, ये जो हेडत्री मुंह का गेट है 1-2 और उठा दें क्योंकि पानी उधर ज्यादा जाए और हम बच सकें। ये आगे हमारे 24 घंटे 48 घंटे निहायत ये हैं। और मैं डीसीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इतने अच्छे और शफीक अफसर हैं, पता नहीं इधर हम डूब रहे हैं, पता नहीं आपको पता नहीं है क्या वजह। ये तो हम आपके मशकूर हैं ना जिन्होंने कहा है। या तो कल लोग हजारों की तादाद में धरने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जाकर डीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे, हर गाँव का 500-500 बंदा, वो कम अज कम 20-40 हजार बंदा बनेगा अगर ये हमारा ना। आपके मुतल्लिका पटवारी ने कोई अफसर आपका नहीं किया, कोई उन्होंने रिपोर्ट किया? मैंने डीएससी साहब के दफ्तर में फोन किया, उसने नहीं उठाया। मैंने पटवारी को कहा, उसने कहा हमें तो पता ही नहीं पानी आया हुआ है। मैंने कहा ये पीछे से किसी ने मुझे बताया और टीवी वालों भी किसी ने भी नहीं दिखाया। तो ये तो इतना नुकसान है भाईजान, ये देख सकते हैं, हमने क्या कुछ झूठ बोलना है। और ये अगर आज और कल वो अगर फट्टे नहीं आगे से उठाते तो वाकई ये कई गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी में गिर जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं कि पानी में गिर जाएंगे, जैसे ठट्टी मरानी है, ये भगत राम जैसा है, लगारी है, ये माल सुल्तान है जो बिल्कुल सबड़ है, ये जो बिल्कुल दरिया के से ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर ये त्रिमू हेडवर्स के मुकाम पर पानी का खराज बेहतर अंदाज से ना हो सका तो मुकामी अफराद का ये कहना है कि उनकी जो बची कुछ फसलें हैं वो भी जो है वो पानी में डूब सकती हैं। और इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि ये जो फसल काश्त की गई है ये चावल की फसल है और चावल की फसल में भी इस वक्त जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। और अगर मजीद पानी यहाँ पर आता है तो ये फसलें जो है वो मजीद जो है वो ख़राब हो सकती हैं। और यहाँ पर जो पानी है इसकी गहराई जो है वो करीबन 1.5 से 2 फीट तक बताई जा रही है, जिस पर यहाँ पर जो काश्तकार है अब ये इधर आए बताएं कि यहाँ पर अभी कितना पानी है फसल के अंदर? और पानी ज्यादा है, कितना पानी है? बहुत ज्यादा पानी है, फसलें नुकसान हो रही है, बहुत ज्यादा पानी है। बाबा जी आप बताएं कि कितनी फसल काश्त की हुई आपने? बड़े फसल बड़े नुकसान हो गए, झुगे ढह गए साढ़े सारे, तो बड़े नुकसान है फसलें ना, कितना बड़े नुकसान है, बड़े नुकसान। बिल्कुल इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं काश्तकार। उनका ये कहना है कि झंग इंतजामिया इस सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस आपने तफसीलन अपडेट किया। यहाँ पर अहले इलाका परेशान है और उससे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जो मुतल्लिका इंतजामिया के लोग हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर फैसलाबाद की अगर बात की जाए उनको इल्म ही नहीं सारी सूरत हाल की। तकरीबन सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर गिर चुके हैं और मुतल्लिका इंतजामिया को अभी तक पता भी नहीं। आगे बढ़ेंगे, अहम अदालती समात की बात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने फेस्को चीफ शफीकुल हसन के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पेप्को, फेस्को समेत दीगर फ्रीकान को नोटिस जारी कर दिया। साबिक फेस्को चीफ शफीकुल हसन और चीफ इंजीनियर उमर लोधी के तबादले के अहकामात भी मुअत्तल किए गए। अदालत ने पेप्को, फेस्को समेत दीगर फ्रीकान को नोटिस जारी कर दिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने के केस में रिमार्क्स दिए थे कि इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब शुक्रिया आपका। डोगर साहब बड़ी अहम समात थी और उतने ही अहम आज रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने। जी इस वक्त जो फेस्को जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी और बेहतरीन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी गिनी जाती है
उसमें बहुत बेयकीनी की कैफियत पाई जा रही है। और आज का जो फैसला है इसने इस बेयकीनी को और बढ़ा दिया है। और लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक फेस्को चीफ शफीकुल हसन और साबिक चीफ इंजीनियर उमर लोधी के तबादले के अहकामात मुअत्तल कर दिए हैं। और पेप्को और फेस्को और दीगर जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी करते हुए मज़ीद जो समाअत है वो मुलतवी कर दी है। ये केस यूँ है कि साबिक फेस्को चीफ को कुछ अरसा पहले जब फैसलाबाद के 3 अरकान असेंबली ने एक करप्ट एसडीओ को बहाल करने के लिए दबाव डाला और उनकी बात नहीं जब मानी गई तो फेस्को चीफ को ट्रांसफ़र करा दिया गया। वफाकी वज़ीर को गालबन यही इतलात, यही रूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उनका तबादला करवा दिया गया। और इसी तरह वो चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस उमर लोधी जिसने बहुत सारे एसडीओज़ को और बहुत सारे अमले को करप्शन और संगीन बेकायदगियों गफलत की बिना पर मुअत्तल किया था, उसको भी मुअत्तल करा दिया गया और तबादला करवा दिया गया। तो ये वो कैफियत थी, ये सूरत हाल थी जिसमें फेस्को में तारीफ कर रही थी कि किस तरह के ये हुकूमत है, किस तरह मामला चलाए जा रहे हैं। नए चीफ फेस्को चीफ ने चार्ज भी संभाल लिया है इस दौरान, लेकिन जो साबिक चीफ हैं और साबिक चीफ इंजीनियर उमर लोधी वो अदालत चले गए, हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका जो तबादला है सियासी बुनियादों पर किया गया है। उन्हें अपने ओहदे की मुद्दत जो 2 साल होती है वो भी पूरी नहीं करने दी गई। और एक एमएनए रियाज अहमद के हवाले से कहा गया कि उन्होंने असेंबली में तहरीक जमा करवाई थी उनके तबादले के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में उनके साथ ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। और इसी बुनियाद पर जब ये केस की समाअत हुई आज, कासिम खान ने ये रिमार्क दिए कि अदालतों को बेड़ा गर्क शफीकुल हसन जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको और जो उमर लोधी साबिक चीफ ऑपरेशन चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जो थे उनके खिलाफ जो उनको तबादला कर रहे के सिलसिले में जो अहकाम जारी किए गए थे जारी किए गए थे वो मुअत्तल कर दिए हैं और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसर बताइएगा ये हो क्या रहा है, ये सूरत हाल क्या है? अगर जो फैसलाबाद के सियासी मुंतखब नुमाइंदे हैं, इससे पहले जब ये मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला मामला है वो भी केस अदालत में, ये भी केस अदालत में, क्यों ऑफिसर्स का तबादला हो रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है सियासी मामले में? सियासतदानों की मुदाखलत का शाहकार तो आईजी पंजाब के तबादले सामने आया है और यही सूरत हाल बाकी महकमों में भी हो रही है। और फेस्को के हवाले से जो इस वक्त पूरी फेस्को में बेयकीफियत है और कि इस वक्त कौन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, क्योंकि नए ऑफिसर ने चार्ज संभाल लिया है। जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीकुल हसन हैं उनके जो तबादले के अहकामात भी हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए हैं। तो इस वक्त जो है फेस्को जो बहुत एक बड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जिसके 42 लाख के करीब कंज्यूमर हैं और जिसके 17,000 में बहुत एक सियासी अखाड़ा बनी हुई है। और सियासी अरकान असेंबली जो है उनकी मुदाखलत की वजह से ये मामला सारे पेश आ रहे हैं। सियासत से पाक करने का अज़म सियासी मुदाखलत की वजह से ये तबादले हुए शफीकुल हसन का। ठीक है, जफर डोगर साहब ब्यूरो चीफ फैसलाबाद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद के शोरूम में होने वाली डकैती के मुलजिमान गिरफ्तार न होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप ये बराह रास्त मुलाहिजा कीजिए। ताजरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना टाइम निकाल कर हम ताजरों की जो मीटिंग हुई है और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया हमारी इस अजलास की मद में हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स अच्छा देगी। बहुत शुक्रिया। पुलिस चलो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि भाई नवीद ने पहले बात की है, हमारा सब ताजर भाइयों का इजलास हुआ इधर, उसमें सारे ताजर भाइयों ने यही बात की है कि क्योंकि हर रोड पे हर जगह पे डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हम समझते हैं कि अगर इंतज़ामिया अच्छे तरीके से इन डकैती की वारदातों को ट्रेस करे, इंतज़ामिया अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी देर एक मेन रोड के ऊपर इतने बड़े शोरूम के अंदर डकैती की वारदात हो रही है और इंतज़ामिया का कोई बंदा उधर नहीं पहुंचा।
क्योंकि हमारे रोड पे इधर गश्त भी होती है, डॉल्फिन भी होती है, एजेंसियों की टीमें भी है, यूसी की टीमें भी है। किसी ना किसी को तो आना चाहिए था ना। हम रूटीन में कोई छोटी मोटी शादी बरात में पटाखा चल जाता है तो सब के सब लोग हम पूरे का पूरा खानदान उठा के थाने में रख देते हैं, क्योंकि कानून की अमलदारी बहुत ज़रूरी है। ताजरों का मुतालबा है कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। अभी आपको चनियोट से अपडेट करेंगे। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। चनियोट में थाना सदर के इलाके की हदूद में डकैती हुई। झुमरा रोड पर डाकू मुबैना नाका लगाकर शहरियों को लूटते रहे। डाकू ने दर्जनों शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी छीनी। शहरियों का डीपीओ से डकैत गैंग की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बिल्कुल जी, थाना सदर का इलाका है। झुमरा रोड पर वाक़या चक नंबर 101 के करीब रात गए तक जो मुबैना तौर पर मुसल्ला डाकू थे वो शहरियों को लूटते रहे हैं और नाका लगाकर झुमरा रोड को बंद कर दिया गया था और दर्जनों शहरियों को लूटा गया है, जिनसे मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं और इसके साथ साथ नकदी और मोबाइल फ़ोन जो है वो छीन लिया, जिससे शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें बढ़ रही हैं, क्या मुतालबा करेंगे? गुज़श्ता चंद दिनों से डकैती, रेज़नी, सिरका बिल जबर, मोबाइल छीनने और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें आम हो रही हैं। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। बढ़ती हुई वारदातों पर हम इज़हार तशवीश करते हैं और मुतालबा करते हैं डीपीओ चनियोट सुनाएं और अपनी पुलिस और मतात को मुतहर्रिक करें ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, उनके जान और माल, इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं नए तैनात होने वाले डीपीओ बिलाल ज़फ़र शेख से कि ऐसे जो है वो एक तो मोटरसाइकिल गश्त का जो निज़ाम है उसे जो है वो मौसर बनाया जाए, मोबाइल बैन जो है वो फील्ड में मुतहर्रिक रखी जाए और जो है वो रात के औकात में जो सुनसान जगह हैं, जो रोड है, वहाँ पर जो है वो गश्त का निज़ाम मौसर बनाया जाए। चूँकि देखा गया है कि गुज़श्ता चंद दिनों से जो वारदातें हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं। एक 4 रुकनी गैंग है जो मुख्तलिफ औकात में शहरियों को मेन रोड पर नाका लगाकर जो है वो लूट रहा है और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आ रहे हैं। डीपीओ से मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे शहरियों का जो माल व जान है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बाबर मुनीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में डकैती वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। डाकू ताजिर से 3.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स लेकर फरार हुए। थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को मौसूल। डाकू ताजिर से 3.5 लाख नकदी, 2 मोबाइल फोन्स लेकर फरार हुए। पुलिस का काम हिफाजत आपकी, लेकिन शहरी नाम सुनकर खौफजदा। शहरी मसाइल के हल के लिए थानों में जाने से डरने लगे। अमन अमान में खलल का अंदेशा जाहिर करके 5031 शहरी हवालात में बंद। आवारागर्दी के चार्ज पर 1251 शहरियों को हवालात की हवा खाना पड़ी। तो ये मकबूल अपडेट करेंगे जी। बिल्कुल, अपने मसाइल हल करवाने के लिए थानों में जाना शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से 8 माह के दौरान अमन व अमान में खलल पड़ने का अंदेशा ज़ाहिर करके इंसदादी कार्रवाई करते हुए 5031 अफराद को हवालात में बंद कर दिया गया। इसी तरह ज़रूरी कामों से घर से बाहर निकलने वाले 1251 अफराद को आवारा गर्दी के चार्जेस लगाकर हवालात में बंद किया गया। शहरियों की जानिब से इस सूरत हाल पर थानों में जाने से गुरेज किया जाने लगा। इसी तरह ये जो 5031 अफराद पुलिस की जानिब से हवालात में बंद किए गए, इनमें से लालपुर डिवीज़न ने 695, मदीना डिवीज़न ने 907, इकबाल डिवीज़न ने 1074, जबकि जड़ावाला डिवीज़न ने 1286 और सदर डिवीज़न ने 1073 अफराद को इंसदादी कार्रवाई करते हुए जो हवालात में बंद किया। इनमें वो अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने दरखास्तें दी अपने मसाइल के हल के लिए थानों में गए, मगर पुलिस की जानिब से मुद्दई और मुलजमान दोनों को हवालात में बंद कर दिया गया। इसी तरह अगर किसी शहरी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसने 15 पुलिस को कॉल की। पुलिस ने मौका पर पहुंच के उसकी दाद रसी की बजाय उस दोनों पार्टियों को हवालात में बंद कर दिया। इसी तरह कत्ल समेत दीगर मुकदमात के जो मुद्दई हैं वो जब अपनी सुनवाई के लिए थानों में पहुंचे तो पुलिस की जानिब से न सिर्फ मुलजमान पार्टी बल्कि मुद्दईयों को भी हवालात में बंद कर दिया गया। इसी तरह लालपुर डिवीज़न की जानिब से 221, मदीना डिवीज़न की जानिब से 312, इकबाल डिवीज़न 208, जड़ावाला डिवीज़न 173, मदीना डिवीज़न ने 357 अफराद को आवारा गर्दी के चार्जेस लगा के हवालात में बंद कर दिया। इन अफराद को अपनी जमानतों के लिए न सिर्फ मुचलकों का बंदोबस्त करना पड़ा बल्कि वकला की फ़ीस भी देनी पड़ी। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि जो इंसदादी कार्रवाई है उसके करने का अहकाम IG पंजाब की जानिब से जारी किए गए हैं। जहाँ भी अमन अमान में खलल पड़ने का अंदेशा हो वहाँ पर कार्रवाई किया जाना ज़रूरी है। ठीक है तैयब, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
ابھی آپ کو لالیہ سے خبر دیں گے جہاں پر اوباش نوجوان نے دوستی نہ کرنے پر 15 سالہ لڑکے کو مسجد کے اندر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے انصر نامی اوباش نوجوان نے نماز پڑھتے فہد نامی لڑکے پر ڈنڈوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ سٹی 41 نے واقعے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اوباش نوجوان لڑکے پر تشدد کر رہا ہے۔ اوباش نوجوان نے دوستی نہ کرنے پر 15 سالہ لڑکے کو مسجد کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا۔ مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ انصر نامی اوباش نوجوان نے نماز پڑھتے فہد نامی لڑکے پر ڈنڈوں اور مکوں کی برسات کی۔ سٹی 41 نے واقعے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پیر محل میں بیکری کے سٹور میں چھت والا پنکھا اچانک گر گیا۔ نیچے بیٹھے 2 ملازمین معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ پنکھا گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ بیکری کے سٹور میں چھت والا پنکھا اچانک گر گیا۔ نیچے بیٹھے 2 ملازمین معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ پنکھا گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 کو موصول۔ فیصل آباد محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے پاس اینستھیزیا ڈاکٹرز کی قلت کا معاملہ۔ ٹی ایچ کیو اسپتال چک ڈھمرا کا آپریشن تھیٹر 4 ماہ سے بند پڑا۔ سرجری، آرتھوپیڈک اور حاملہ خواتین کے آپریشن رک گئے۔ مریضوں کی زندگیاں داؤ پر اور جس پر دیگر اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں مریض۔ اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے۔ جی بالکل، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چک ڈھمرا میں 4 ماہ سے بے ہوش ڈاکٹر کی جو سیٹ ہے وہ خالی، اور ایسے میں یہاں پہ جو مریض آپریشن کے لیے آ رہے ہیں، میجر آپریشن کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے یہاں پہ آپریشن نہ ہونے کے سبب مریضوں کو فیصل آباد الائیڈ یا ڈی ایچ کو اسپتال کا رخ کرنا پڑا ہے، جس کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے یہاں پہ 6 سرجن، جن میں 3 گائناکالوجسٹ، 1 آرتھوپیڈک اور 2 سرجن جو ہیں وہ سرجری کے آپریشن کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، مگر تمام کے تمام جو مریض اس وقت آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قبل اگر پہلے بات کی جائے تو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ٹی ایچ کے اسپتال چک ڈھمرے کا یہ کہنا ہے کہ 4 سے 5 یا 6 آپریشن روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں یہاں پہ بے ہوش ڈاکٹر نہ ہونے کے سبب حکومت کو بھی آگاہ کیا ہوا ہے، سی او ہیلتھ کے ساتھ بھی رابطے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ جلد یہاں پہ جو ہے سرجن تعینات کیا جائے گا۔ مریضوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے انہیں سے جانتے ہیں۔ جی انکل جی، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ جو سول اسپتال تک ڈھمرا ہے اس میں بے ہوشی والا ڈاکٹر بھیج دیں، مہربانی۔ بس بے ہوشی والا جو ہے وہ ڈاکٹر بھجوایا جائے، کیونکہ یہاں پہ جو مریض آ رہے ہیں یا تو انہیں پھر پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانا پڑتا ہے یا پھر فیصل آباد شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے، جس سے جو سیریس مریض ہیں جن کا عزادار حسین آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے پلاسٹک شاپر کے استعمال پر پابندی کے معاملے کے عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد محکمہ ماحولیات کے لیے چیلنج بن گیا۔ حکومت پنجاب نے محکمہ ماحولیات کو کریک ڈاؤن کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہ کیا۔ اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ اس کے پہلے ہفتے میں عدالت کی جانب سے فیصل آباد سمیت کئی بڑے شہروں میں جو پلاسٹک شاپر ہے اس کے استعمال اور اس کے بنانے پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی تھی، اور اس حوالے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 20 اگست سے جو ہے وہ یہ پابندی کا اطلاق ہوگا، جس کے بعد محکمہ ماحولیات اور دیگر ادارے جو ہیں وہ شاپر کے بنانے اور اس کے استعمال کو ترک کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں گے۔ محکمہ ماحولیات نے جو تھا 19 اگست تک نہ صرف آگاہی مہم چلائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوٹسز بھی سرو کیے، لیکن اس کے بعد افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پابندی اور اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت پنجاب اور جو ای پی اے لاہور ہے اس کی جانب سے کوئی ایک بھی لاہے عمل یا طریقہ کار وضع نہیں کیا جا سکا، میکانزم نہیں بنایا جا سکا کہ کس طرح جو ہے یہ پابندی عمل میں لائی جائے گی اور کس طرح جو پولیتھین شاپر ہے اس کے استعمال کو روکا جائے گا، اور جو مختلف یونٹس ہیں، جو مختلف فیکٹریاں ہیں، ان میں اس کی جو بناوٹ ہے اور اس کی تیاری جو ہے اس کو روکا جائے گا، جس وجہ سے ابھی بھی فیصل آباد ضلع بھر میں شاپر کا استعمال جو ہے وہ جاری ہے۔ ایسے تمام سٹور جہاں پر اس کے استعمال کو روکا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کے بنانے کے اوپر بھی پابندی عائد کی جائے، اس حوالے سے محکمہ ماحولیات کی جانب سے کوئی میکانزم نہیں بن سکا، جس وجہ سے ابھی بھی فیصل آباد بھر میں شاپر کے بننے کا اور تیاری کا عمل تو جاری ہی ہے، اس کا استعمال بھی جو ہے وہ دھڑلے سے کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے رمضان مرزا، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ چنیوٹ میں 30 پریس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی ناقص نکلی۔ بابر منیر سے بات کریں گے۔ جی بابر۔
بالکل جی، چنیوٹ کے 30 پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ضلع بھر میں جو سرکاری ریٹ لسٹ فراہم کی گئی ہے اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے، اس پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹس عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام نظر آ رہے ہیں۔ دکانداروں سے مانگنے سے بھی جو ریٹ لسٹ ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی، جس سے شہریوں کا استحصال ہو رہا ہے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں خود ساختہ طور پر بڑھا دی جاتی ہیں، جس سے شہریوں کو ریلیف نہیں مل رہا۔ ضلع انتظامیہ اس خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے۔ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، کیا کہیں گے؟ ہر چیز کی جو ریٹ ہیں وہ اپنی مرضی سے من مانے ریٹ جو ہم وصول کر رہے ہیں، دکاندار کیا مطالبہ کریں گے؟ ہمارے چنیوٹ میں بھی پورے پنجاب کی طرح جو ہے نا جناب سرکاری ریٹ وہ کام نہیں کر رہی۔ اسی طرح ہمارے ہاں دودھ جو ہے وہ تقریباً 100 سے پلس بک رہا ہے، 90-100 روپے یہاں پہ بک رہا ہے۔ دہی جو ہے وہ 70-75 روپے کلو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ نہیں مل رہی، 100 روپے سے پلس مل رہی۔ اسی طرح چینی جو ہے وہ بھی 100 روپے میں مل رہی ہے، اور دالیں، فروٹ سب کچھ، لیکن انہوں نے 30 مجسٹریٹ تو دیے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو جرمانے کرتے ہیں، آگے ٹارگٹ پورا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو مین ڈیلر ہیں، جو فیکٹری ہیں، وہاں سے ریٹ کے کیوں نہیں کم کروا رہے؟ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں نہیں ختم کر رہے؟ مہربانی کر کے ان کو چاہیے کہ مین جا کے پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کو ختم کریں جہاں سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ بالکل جی، گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی زیر صدارت جب پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا تھا تو اس میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تمام پرائز کنٹرول جو مجسٹریٹس ہیں ان سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ بھی جو سرکاری نرخ ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ باقاعدہ طور پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کو ایڈمٹ کیا گیا، مانا گیا کہ یہ واقعی اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کروایا جا رہا اور شہریوں کو ریلیف نہیں مل رہا، جس پر جب وہ سٹی 41 کی جانب سے آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا رخ کریں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے خبر یہ ہے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں سرکار کی جانب سے مختلف ملز کو دی جانے والی گندم کی بوری کو کٹ لگا دیا گیا، جس سے ضلع میں آٹا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شاہد محمود اپڈیٹ کریں گے۔ بالکل، اگر بات کی جائے ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں سرکار کی جانب سے جو مختلف ملز کو دی جانے والی گندم تھی اس کو کٹ لگا دیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے 19 مل تھی جن کو 1810 بوری جو ہے 100 kg کی روزانہ کی بنیاد پر دی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے اس کو کٹ لگا کر 1520 بوری کر دیا گیا ہے، یعنی 310 بوری کو کٹ لگا دیا گیا، جس کے بعد جو ہے ایک بار پھر جو ہے آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ پیدا ہونے لگا ہے۔ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں۔ آپ بتائیے گا کس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک کٹ لگایا اور بڑا کٹ لگایا 310 بوری کا؟ یہ بہت بڑی گورنمنٹ کی غلطی ہے، کٹ نہیں لگانا چاہیے تھا اور دینا چاہیے تھا کہ وہ آبادی بڑھ رہی ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے مہنگائی تیز ہو رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں تو پکار رہے ہیں، لیکن ہر چیز چینی گھی ہر چیز کی قلت ہو گئی ہے اور کوئی چینی 90 روپے 92 روپے جہاں فروخت ہو رہی ہے۔ پہلے ہر دور میں 60 سے 70 روپے تک چینی رہی، لیکن اب دور بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے، مہنگائی جا رہی ہے، کوئی کنٹرول نہیں، کوئی دام کی حکومت نہیں، تبدیلی پہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اللہ جانے وہ کون سی تبدیلی ہے جو عوام کو ڈبو رہی ہے۔ جی بالکل، اس طرح کی بات سنی، کچھ اور بھی شہری شاہد موجود ہیں۔ محمود، آپ آپ نے بتائیے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ہر جگہ پہ مصنوعات جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، اگر یہ لوکل انڈسٹری کو ہم نے اسٹرینتھن نہ کیا، ان کو ہم نے تحفظ نہ دیا، تو یہ الٹیمیٹلی پھر جو ہمارا ٹریڈ بیلنس ان بیلنس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ ہماری کم ہوگی۔ اب ایک چیز آپ چونکہ ایز اے اسٹیٹ بینک آپ سوچیں کہ پچھلے 10 سال میں آپ نے کتنی فنانسنگ کی ہے اداروں کو، اور آپ کی 20-22 ارب ڈالر سے اوپر ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ آپ نے ہر جگہ پہ کام کر کے دیکھ لیا ہے، اور اس میں ایس ایم ای سیکٹر کے لیے بہت کم پورشن ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایس ایم ای سیکٹر کو آپ اہمیت دیں اور اس میں آپ ریشو رکھیں، 60-40 کی کر کے دیکھ لیں، اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایس ایم ای سیکٹر روزگار دینے میں بھی آگے ہے، جس طرح بڑا سیکٹر ہے اس میں، لیکن یہاں چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری جو ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ وہ لوکل مارکیٹ سے جب کسی کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں یا کسی سے پیسہ انویسٹ کرواتے ہیں تو اس کی ریشو جو ہے وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ بندہ ایک تو وہ سود کے زمرے میں مکمل ہی چلا جاتا ہے بندہ۔ آپ کا 3-4%، 6% اس کو ایکچوئل لیں تو یہ تو سروس چارجز بنتے ہیں۔ ہم نے اس کا مفہوم اور رکھا ہے، اسلامک بینکنگ جو ہے
جس میں میاں صاحب نے بھی کام کیا، اسٹیٹ بینک نے بہت کام کیا. اب اس کو ہم چونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے بینک کو رکھتے ہیں جی یہ صرف سود والا کام ہے، لیکن چینج ہو رہا ہے اسلامک بینکنگ سے بھی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں میرے دوست آپ سے کوسچن آنسر میں کر لیں گے. تو آخر میں پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تھوڑے سے ٹرن اوور میں سیکنڈ وزٹ بھی کیا، اور ہماری جو زوم میٹنگز تھی وہ میڈم ڈپٹی گورنر صاحبہ اتنی زیادہ رہی ہیں کہ اب کسی اور سے شاید وہ توقع جیڑی کرنی وہ شاید مشکل ہو جائے. لیکن جس طرح گورنر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے ہمارا خیال رکھنا ہے، تو میری بہن آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ ایک بات اور یاد رکھیں، میرے ساتھ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک میں پریزیڈنٹ رہا ہوں میں نے اپنی کمیونٹی کی بات کی ہے، میں نے اپنے لوگوں کی بات کی ہے، میں نے اپنی ذات کی کبھی بات نہیں کی. وہ اس لیے جا کے کہ میں چھوٹا کاروباری ہوں، لیکن مجھے اگر 100 روپے کی ضرورت تھی میرے رب نے 200 دیا. کامرس اینڈ انڈسٹری میں معزز آفیسرز، افسران، مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں آج سب آپ کے ساتھ ہم شامل ہیں. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کیوں آئے، آپ کے چیمبر میں دوسری دفعہ کچھ ہی مہینوں میں کیوں آئے. جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو برہان صاحب نے کہا کہ آپ اس دفعہ جب آئے تو تقریباً 10-15 سال ہو چکے تھے کہ اسٹیٹ بینک، اس سے زیادہ شاید ہو گئے تھے کہ اسٹیٹ بینک سے اس لیول پہ کوئی وزٹ نہیں تھی. تو وہ بات مجھے یاد رہی. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو میں کیا کہوں کہ ہم کیوں دوسری دفعہ آ گئے کچھ ہی مہینوں میں، بلکہ شاید 8-9 مہینوں میں یہ دوسری وزٹ. اس کی 3 وجوہات. سب سے پہلے تو ایک بہت اہم وجہ ہے کہ فیصل آباد جو ایریا ہے اس کا ہماری ملک کی معیشت میں ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ رول ہے. تقریباً ہماری ایکسپورٹس میں 5 بلین تک یہاں سے ایکسپورٹس ہیں، جو کہ تقریباً ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس کا 1/5 20% حصہ. تو ظاہر ہے ہماری معیشت کے لیے بہت اہم ایریا ہے، روزگار کے لیے اس طرح بہت اہم ایریا ہے، فارمل سیکٹر اور خاص کر انفارمل سیکٹر کے لیے بہت اہم. تو یہ تو ایک وجہ ہوگی. یہ وہی وجہ تھی جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا. لیکن 2 اور وجوہات ہیں اور وہ پچھلی دفعہ نہیں تھی، اور یہی 2 وجوہات دوبارہ کھینچ کے ہمیں ملی. پہلی وجہ ان دونوں میں سے یہ کہ جب ہمیں کووڈ کا سامنا کرنا پڑا اور جب اسٹیٹ بینک نے کوئی سکیمز نکالی کہ جس سے روزگار بچایا جائے اور چیزیں کی جائیں، تو ہم نے پرو ایکٹیولی چیمبرز کے ساتھ تعاون قائم کرنے کی کوشش کی اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ کیونکہ ہماری ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں اور آپ جانتے ہیں بزنسز کو، تو آپ اس میں ہمارا ہاتھ بتائیں. اسٹیٹ بینک سے جس کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس آئے گا. تو اس میں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ فیصل آباد چیمبر سے جو ہمیں کوآپریشن ملی، اس کی وجہ سے یہاں سے بہت سارے لوگوں کے جو مسائل تھے وہ حل. اور یہ لازمی نہیں تھا کہ آپ وہ کوآپریشن دیتے، لیکن آپ نے وہ دی. اور یہ دوسری بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آنا چاہتے تھے یہاں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے آ کے کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کی. تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ وہ یہ ہے کہ فیصل آباد چیمبر سے جو ہمیں محبت نصیب ہوئی، جو خوش اسلوبی سے ہماری لاسٹ ٹائم ڈسکشن ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کافی سارے ایشوز تھے، آپ کی بڑی لمبی لسٹ تھی، ساری باتیں ہوئی، لیکن جس طرح سے ہمیں محسوس ہوا کہ آپ لوگوں سے جو محبت اور خوش اسلوبی سے ہماری ڈسکشن ہوئی، وہ نہ صرف مجھے، میرے سارے جو افسران ہیں ان سب کو یہ محسوس ہوا. اور اس لیے یہ جو 2 وجوہات ہیں، جو کوآپریشن آپ نے کی اور جو ہمیں آپ سے ویسے سپورٹ ملتا ہے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ یہاں.
میں چاہوں گا کہ پہلے ہی آپ کا تعارف ہو جائے پراپرلی ہمارے جو سینئر افسران ہیں یہاں پہ، اور سب سے اہم ہماری نئی ڈپٹی گورنر سیما کامل صاحبہ کا تعارف کروانا چاہوں گا، جنہوں نے اسٹیٹ بینک ابھی کچھ ہی دن ہوئے جوائن کیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ جلد از جلد میرے ساتھ آئیں۔ سیما کامل صاحبہ کو آپ سب جانتے ہوں گے، یہ یو بی ایل بینک جو ہمارے ملک کا ایک تیسرا یا سیکنڈ تھرڈ فورتھ لارجسٹ بینک ہے، اس کی پریزیڈنٹ تھی۔ اس سے پہلے ابھی بینک میں تھی، اور 30 سال سے زیادہ ان کا پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں ایکسپیرینس۔ فی الوقت اتنا ہی۔